अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाजरीन, मोइनाबाद में जो गरीब मासूम मजलूम लड़की के साथ रेप किया गया, उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया, उसमें जो पुलिस का किरदार है और जो तेलंगाना हुकूमत का किरदार है, उस पर सवालात उठ रहे हैं। तहरीक मुस्लिम शाबान के सदर मुश्ताक मालिक और ख्वाजा बिलाल की जानिब से बड़े पैमाने पर वहाँ पर एहतजाज किया गया था और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब मुश्ताक मालिक ने कई ऐसे सवालात उठाए हैं जो ये साबित होता है कि पुलिस पूरी तरह से मधुसूदन यादव को बचाने की कोशिश कर रही है। इसमें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी अशोक चक्रवर्ती का भी नाम आ रहा है। अशोक चक्रवर्ती के अच्छे ताल्लुकात थे मधुसूदन यादव से, क्योंकि वो एक रियल एस्टेट का कारोबार करता था। यही वजह है कि कई ऐसे लैंड ग्रैबर्स और रियल एस्टेट का कारोबार करने वालों के साथ पुलिस वालों का अच्छा ताल्लुकात होते हैं। बहरहाल जनाब मुश्ताक मालिक ने कई ऐसे सवालात उठाए, यकीनन इसका जवाब देना होगा। क्यों पुलिस पूरी ईमानदारी से इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही थी? क्यों अवाम के एहतजाज के बाद पुलिस हरकत में आई, होम मिनिस्टर हरकत में आए और एफआईआर हुई? क्यों अभी तक ये गरीब के पास न होम मिनिस्टर पहुंचे, ना कोई एमएलए, ना कोई एमपी? इससे यह साफ जाहिर होता है कि पुलिस रुसूखात रखने वाले लोगों की गुलामी करती है, ऐसे गरीब लोगों की वो कोई मदद नहीं करती। इस मामले में पूरी ईमानदारी से आला अहदेदारों को चाहिए कि तहकीकात करें। अगर कोई पुलिस वाले मुलविस हो तो फौरन उन पर भी कार्रवाई करें, ताकि फिर कभी कोई ऐसा हादसा ना हो। एक लड़की की जान जाने के बावजूद एसीपी और एसआई एसएचओ केस को खत्म करने की कोशिश करते हैं। गांव के गरीब लोगों को विटनेस बनाया जाता है, उनको डराया जाता है। अगर वो पुलिस जैसा बोली वो नहीं करेंगे तो उनका अंजाम बुरा होगा। यानी हम ये समझ लें कि इस मामले में मधुसूदन को बचाने के लिए पूरे पुलिस वाले इसमें मुलविस हैं। आला अहदेदारों को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर पूरी ईमानदारी से तहकीकात हो और इनके घर वालों को इंसाफ मिले और मधुसूदन यादव को जो बचाने की कोशिश किए थे उन पर कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए और मधुसूदन को मौत की सजा दी जाए। इसीलिए शहर हैदराबाद में हर जगह रैलियां निकल रही हैं, एहतजाज हो रही हैं, लेकिन हुकूमत और होम मिनिस्टर टीआरएस पार्टी के हैं, इसलिए ये लीडर भी टीआरएस पार्टी का है। इसको बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम की ताकत के सामने कोई पार्टी की अहमियत नहीं है। अगर अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा तो आने वाला वक्त ये पार्टी के लिए और भयानक होगा। बहरहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये सारे बातों का खुलासा हुआ। तकिया रहमान के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले माज़रत करता हूँ कि काफ़ी ताख़ीर आप लोगों को भी बहुत देर इंतज़ार करना पड़ा। उसकी मजबूरियाँ ये थी कि बच्ची को कोर्ट लेकर गए थे और फिर कोर्ट से, क्योंकि परसों हम ही धरने के वक्त बोले थे कि फैमिली को थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं, तो उसके बाद से बच्ची को पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है, पूरी फैमिली को। तो पुलिस प्रोटेक्शन में बच्ची कोर्ट को गई, फिर घर आई, फिर वहाँ से निकलने में पुलिस का परमिशन भी दरकार था। तो ये प्रोसेस में ताख़ीर हुई, जिसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। बहरहाल ज़रा फ़ोन सब बंद कर दो। बहरहाल ये है कि बुनियादी बात आज आपको बुलाने का मकसद ये है कि 25 तारीख को ये वाक़या हुआ। सुबह 4:30 बजे ये लड़की आफरीन अपनी बहन को मुर्दा हालत में मधु यादव के बेडरूम में लटकी हुई देखी। पुलिस के एफआईआर और फिर डीसीपी का जो प्रेस नोट है वो इंतहाई हैरत अंगेज है और ऐसा महसूस होता है कि डे 1 से पुलिस मुजरिम को बचाने की कोशिश कर रही है। डिप्टी कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैटर, आज भी मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल जो मैटर था वो मंगाया, वो आपके पास भी वो मैटर होगा। अगर आप उसको देखें तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये समझिए कि मर्डर है या फिर समझिए कि इसमें रेप हो सकता है। ये दोनों चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं है, जबकि एक्यूज को
पुलिस जुडिशियल कस्टडी में चल्लापल्ली भिजा दिया गया। जब एक्यूज को चल्लापल्ली भिजाया गया तो आप इन्वेस्टिगेशन कैसे नहीं करें, एक बड़ा सवाल पैदा हो सकता है। और एक्यूज से इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ वो भी पब्लिक के सामने नहीं लाया गया। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन ये है कि आप एक्यूज को जुडिशियल रिमांड में भिजा दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी और असिस्टेंट कमिश्नर जो इंचार्ज हैं वो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा गया कि ये सस्पिशियस मर्डर है, ये भी नहीं कहा गया। ये रेप केस हो सकता है, ये भी नहीं कहा गया। तो फिर किस ग्राउंड पर मधु यादव को जेल को भिजाया गया, इस पर समझिए कि खामोश है, पुलिस भी खामोश है, एफआईआर भी खामोश है, सब चीजें खामोश है। सिर्फ किसी के घर में बॉडी दिखने से तो उसको जुडिशियल कस्टडी में नहीं भिजाया जा सकता। जब आप जुडिशियल कस्टडी में भिजाए हैं तो अल्टीमेटली आप इन्वेस्टिगेशन करे होंगे। वो इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक के सामने क्यों नहीं लाया गया? और एक बात बहुत क्लैरिटी के साथ, जो दूसरा क्वेश्चन है और पुलिस इस पर आज तक जवाब नहीं दी है। जब हमारा धरना हुआ, उस धरने में भी असिस्टेंट कमिश्नर को मैंने बहुत वाज़ेह कहा कि एफआईआर वीक बनाया गया। बिलाल साहब, मैं और सलीम साहब वहां पर थे और समझिए कि बहुत क्लैरिटी के साथ हम कहे कि भाई ये जो इंक्वायरी हो रही है, ये इंक्वायरी मुजरिम के फेवर में इंक्वायरी जैसा लग रही है, एफआईआर बहुत वीक बनाया गया। बहरहाल पुलिस ने तयक्कुद दिया कि साहब हम इंक्वायरी कर रहे हैं। उसके बाद उसी रात को पुलिस ने डिसाइड किया कि असिस्टेंट कमिश्नर को समझिए कि इंचार्ज बनाया जाए और लोकल पुलिस ऑफिसर से वो केस ले लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में ये इंक्वायरी चल रही है। अब जो दूसरा अहम सवाल है, आफरीन के बयान के मुताबिक जो एफआईआर में लिखा हुआ और डीसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है, बच्चों को समझाए जैसा होम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि निर्भय लगा दिया गया और कमिश्नर को बुलाकर बात भी की गई। खुदारा आप ये बताइए कि आफरीन का जो बयान ऑन रिकॉर्ड है पुलिस का, उसमें ये पुलिस ने लिखा है कि रात में 10 बजे मधु यादव आता है, इस लड़की की बहन को कमरे में ले जाता है, अपना बेडरूम लॉक कर देता है। बच्ची पूछती है कि क्यों लेकर जा रहे हैं, वो कहता है कि मैं काम से ले जा रहा हूं, तू खामोश बैठ जा। सुबह 4:30 बजे, पुलिस का बयान कह रहा हूं मैं, पुलिस का जो इन राइटिंग बयान, 4:30 बजे 25 की सुबह 4:30 बजे आफरीन उठकर अपनी बहन को देखने जाती है। वो ये देखती है कि उसकी बहन लटकी हुई है और उसकी मौत वाकई हो गई। अब उसके बाद पुलिस ने यह कहा कि वी रिसीव द कंप्लेंट 10:30 PM 10:30 AM। तो अब 4:30 बजे ये वाकया हुआ। तो पुलिस खुद कह रही है कि हम 10:30 बजे हमको कंप्लेंट रिसीव हुआ आफरीन की तरफ से। तो 6 घंटे, पूरे 6 घंटे क्या बॉडी लटकी हुई रही? 6 घंटे पुलिस क्या मैनेज करी? इन 6 घंटों की कोई तफसील पुलिस नहीं बताई। यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 6 घंटे में क्या क्या हुआ। और पुलिस ये कहती है कि भाई हम उस उस्मानिया दवाखाने को समझिए उन्होंने लेकर गए या फिर कैसे हुआ, मधु यादव साथ गया, ये भी समझिए पुलिस के केस में ये बात बिल्कुल साइलेंट है कि मधु यादव से क्या बयान ली पुलिस, इस समझिए कि पुलिस के एफआईआर में नहीं है, कि मधु यादव का स्टेटमेंट नहीं है कि मधु यादव ने पुलिस को क्या बतलाया, ये कोई बात समझिए कि पुलिस के एफआईआर में भी नहीं है। और डीसीपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी समझिए कि ये बात नहीं कही गई है कि मधु यादव से पुलिस ने क्या पूछा, मधु यादव ने पुलिस को क्या बयान दिया। ये इस पर पूरी पुलिस की समझिए कि ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है वो साइलेंट है। तो इस पर कई सवालात उठते। एक ये कि मधु यादव कंफर्म टीआरएस का वहां का लीडर है,
जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है कि वो टीआरएस का नहीं है। मधु यादव मोइनाबाद का लैंड ग्रैबर है, जबकि तहरीक मुस्लिम शब्बान का डेलीगेशन जब एसीपी से मिलने शकील एडवोकेट साहब और हमारे तहरीक के दूसरे साथी गए तो उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर पूरे तरीके से मधु यादव को प्रोटेक्ट कर रहा था। जो गुफ्तगू हुई और वो टीआरएस का लीडर है, नहीं टीआरएस का लीडर नहीं है, तो पुलिस क्यों समझिए कि क्लैरिफाई कर रही है कि वो टीआरएस का लीडर है क्या टीआरएस का लीडर नहीं है? पुलिस सफाई क्यों दे रही है? ये बात समझ में नहीं आई। और फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट जो होम मिनिस्टर साहब का आया है वो सिर्फ उर्दू अखबारात के लिए आया है, उर्दू प्रेस नोट आया है। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पूरे मीडिया को फीड नहीं किया, बल्कि हमारे धरने के बाद वहां रास्ता रोको जो एहतजाज हुआ, उस एहतजाज के बाद एक उर्दू समझिए कि प्रेस नोट होम मिनिस्ट्री तेलंगाना की जानिब से भिजा दिया गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट आज तक होम मिनिस्टर का नहीं आया। और फिर दूसरी बात यह है कि टीआरएस का ना एमपी उस घर पर गया। अगर इन्हें टीआरएस का लीडर नहीं है तो फिर टीआरएस का एमपी विक्टिम के घर पर क्यों नहीं गया? इस मासूम बच्ची और उसके खानदान से क्यों मुलाकात नहीं किया? एमएलए क्यों नहीं गया? दूसरे लीडर्स क्यों नहीं गए? मैं इसको कम्युनलाइज नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन कुछ दिन पहले दिशा का वहां एक मर्डर हुआ, पूरी टीआरएस की टीम वहां पर समझिए कि दिशा के घर पर मौजूद नजर आई, छोटे से बड़ा मिनिस्टर नजर आया। ये गरीब फैमिली है, ये समझिए कि हाउसमेट फैमिली है, इनका बाप समझिए कि ऑटो चलाता है, गरीब है, बच्चियों को प्रॉपर टेक केयर नहीं कर रहा था, तो आपके पास भी कोई अहमियत नहीं है। एक तेलंगाना की मासूम लड़की का रेप होता है और उसका मर्डर किया जाता है, पुलिस समझिए ना रेप का लफ्ज इस्तेमाल करती है ना मर्डर का लफ्ज इस्तेमाल करती। होम मिनिस्टर साहब समझिए कि कमिश्नर को बुलाकर अखबारात को फोटोज जारी कर देते हैं कि भाई इसमें कोई समझिए कि वो नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरी दयानतदारी से इन्वेस्टिगेशन होगा। क्या इन्वेस्टिगेशन होगा? आपके एफआईआर में और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना मर्डर का जिक्र है ना रेप का जिक्र है, जबकि तहरीक मुस्लिम शब्बान का जो डेलीगेशन इस लड़की की फुप्पी से बात किया, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि जब बच्ची को गुस्ल दिया जा रहा था तो गुस्ल के वक्त लड़की के समझिए कि पैरों पर खिरोचने के निशान थे, जख्म पाए गए थे, और लड़की के जिस्म पर समझिए कि अलानिया जिस तरह से जबरदस्ती रेप किया जाता है वो निशानात मौजूद थे। ये लड़की की फुप्पी का स्टेटमेंट है, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। अब क्योंकि ये लड़की की लाश थी तो कोई फोटोज वगैरह नहीं लिए जा सकते थे, इस वजह से उस सिलसिले में फोटोज नहीं लिए गए, लेकिन ये क्लियर समझिए कि रेप एंड मर्डर है। इस केस की तहकीकात रेप एंड मर्डर की हैसियत से उस एंगल से की जानी चाहिए। अब इस केस में जो पुलिस तहकीकात कर रही है ये कि साहब ये सुसाइड केस है, सुसाइड का केस समझिए बनाकर इस पर तहकीकात की जा रही है, जो टोटली गलत है। इसको हम स्ट्रांगली कंडम करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये क्लियर रेप केस है, जो एविडेंसेस हमारे पास निकल कर आए हैं, ये रेप केस है और ये मर्डर केस है। और मधु 6 घंटे पुलिस को क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, 6 घंटे तक पुलिस 4:30 बजे सुबह से 10:30 बजे पुलिस के बयान के मुताबिक 10:30 बजे तक, क्या 6 घंटे तक समझिए कि पुलिस तमाशा देखती रही या मधु यादव को बचाने के लिए कुछ समझिए मामलेदारी करते रही? इस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। इन सवालात का जवाब होम मिनिस्टर को और तेलंगाना हुकूमत को देना चाहिए। मैं पुलिस से नहीं कह रहा हूं, मैं तेलंगाना हुकूमत की मुजरिमाना ये खामोशी पर सवाल उठा रहा हूं कि एक लड़की अगर रेप होता है तो उसके साथ ये अमल है और दूसरी लड़की का रेप होता है तो समझिए कि ये अमल है। अब इस पर समझिए तहकीकात होनी चाहिए, हम खामोश नहीं बैठेंगे।
हम समझिए कि इस पर बराबर आवाज भी उठाएंगे, होम मिनिस्टर और फिर हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट भी, समझिए कि मूवमेंट में भी हम इस बात को तब्दील कर सकते हैं अगर इंसाफ नहीं किया जाता। ये ठंडी ठंडी बातें करके कि साहब नहीं वो हैंग हो गई, सुसाइड है, इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं। नंबर 1। दूसरी बात, तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से इस लड़की को, ये जो आफरीन है, इस लड़की की आज से मुकम्मल खाने की, उसके लिबास की, उसके मेडिकल की, उसकी दीनी तालीम की और शादी की जिम्मेदारी हम कबूल करते हैं। इस लड़की की तरबियत और तालीम और उसके साथ उसके खाने और उसके समझिए कि तमाम जिंदगी के जो भी मसाइल हैं वो, और फिर इसकी शादी, ये सब चीजें इंशाअल्लाह उल अजीज अल्लाह के भरोसे हम इसको समझिए कि साहब कबूल करते हैं। इस लड़की को कोई काम करने या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस सिलसिले में समझिए कि जब हम ये फैसला करें तो जनाब बिलाल साहब ने इस सिलसिले में 50,000 रुपीस की रकम समझिए कि देने का वादा किया है कि इस सिलसिले में 50,000 रुपीस फर्स्ट कमिटमेंट बिलाल साहब की तरफ से समझिए आया है। और हर महीना इस बच्ची का राशन पानी सारे जरूरियात की चीजें तहरीक मुस्लिम शब्बान के कारकुन उसके घर ले जाकर पहुंचाएंगे, ताकि बच्ची कैसी है क्या है एक राब्ता भी हमको रहे, एक राब्ता हम बच्ची से रखें। इसकी तालीम और तरबियत का भी इंतजाम समझिए कि हम करेंगे। कुरान समझिए कि पढ़ाई जाएगी और दीनी तालीम का पूरा इंतजाम भी इस लड़की के घर पर हम करने का फैसला किए। तो हुकूमत से जो सवालात है वो बाकी रहेंगे और इस सिलसिले में हम कोई नरमी नहीं बरतेंगे, कोई खामोशी नहीं बरती जाएगी। लैंड ग्रैबर्स मिलकर इस मसले को दबा देना चाह रहे थे। मधु यादव भी लैंड ग्रैबर है और कुछ लैंड ग्रैबर जाहिरी तौर पर आवाज उठा रहे थे ताकि ये मसला दब जाए, लेकिन ये मसले को समझिए पूरी ताकत से कुव्वत से हमने उठाया है। और इसको समझिए जब तक के मुजरिम को सजा नहीं मिल जाती, मुजरिम को कानून के दायरे में सजा नहीं मिल जाती, उस वक्त तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। बच्ची की जिम्मेदारी हमारे जिम्मे रहेगी। अब बच्ची समझिए कि कुछ कहेगी उस रोज के हालात पर, आप बच्ची से सवाल बोलो। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms, hygienic and safe environment as per the government's norms, well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.